जब भास्कर ने जो विषय दिया, नॉर्मली इस तरह से लोग सोचते नहीं हैं। साहित्यिक कार्यक्रमों में भाषणबाजी होती है या मूल्यांकन, बिल्कुल वही पाठ्य पुस्तक की मूल्यांकन होता है, या बहुत ही जो पिटी पिटाई बातें होती हैं वो कही जाती हैं। भास्कर ने कहा कि हम इस बैठक के बहाने यहाँ की एक उत्तराखंड की या पहाड़ी राज्यों की जो सांस्कृतिक पारिस्थितिकी है, बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। इकोलॉजी शब्द को हालांकि उनका मतलब वो एक सांस्कृतिक पर्यावरण को एक पुनर्जीवित करना किस तरह से किया जा सकता है, इसको लेकर के मुझे बोलना है। तो मुझे लगा कि ये मेरे बहुत मन का विषय है और इस पर मुझे बात करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो उसमें अधिकांश लोग अध्यापक होंगे और साहित्यिक अभिरुचि के लोग होंगे वो उसमें आएंगे, उनके साथ बातचीत होगी, इंटरेक्शन होगा, तो जाहिर है कि उससे मुझे भी फ़ायदा होगा और मेरे उन श्रोताओं को भी संभवतः कुछ जानने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा मैं इससे पहले कि मुख्य विषय पर आऊँ, मुख्य विषय तो जैसा मैंने कहा कि बताया अभी आपको, मैं थोड़ा हिंदी को लेकर के, हिंदी लेखन को लेकर के, हिंदी समाज को लेकर के, हिंदी साहित्य को लेकर के कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसे ये कि सबसे पहले तो हिंदी शब्द को लेकर के हमारे यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों में। हिंदी प्रदेश किसको कहेंगे, हिंदी क्षेत्र किसको कहेंगे, हिंदी भाषा किसको कहेंगे। अधिकांश लोग आप जानते हैं, पहले ये तो हिंदी शब्द तो बहुत बाद का शब्द है और इसके लिए 13वीं शताब्दी तक, 12वीं 13वीं शताब्दी में इसके लिए मुख्यतः हिंदी शब्द के अलावा हिंदवी या हिंदुई शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये एक तरह से वो भाषा, वहाँ की जो एक स्थानीय एक डायलेक्ट, क्योंकि हिंदी के नाम पर आप अवधी को, ब्रज भाषा को या दूसरी भाषाओं को तो हिंदी के रूप में देखते हैं, लेकिन जो हिंदवी थी वो जनसामान्य की भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा थी, उसका प्रयोग। और इसका प्रयोग अबुल हसन और अमीर खुसरो ने जो 14वीं शताब्दी के, बहुत अमीर खुसरो तो आप जानते हैं, अमीर खुसरो ही खड़ी बोली हिंदी के जनक हैं। खड़ी बोली हिंदी में जो काव्य, जो साहित्य लिखा गया, जो भाषा रची गई, जो आज की हिंदी है, वो अमीर खुसरो की ही देन है। बल्कि अमीर खुसरो बड़े गर्व से कहते हैं, तो हिंदुस्तानियम मैं हिंदवी दोयम जवाबी, मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ, लेकिन हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और मैं हिंदवी में अपने जवाब देता हूँ, हिंदवी में उत्तर देता हूँ। तो ये उस ज़माने की भाषा है हिंदवी, जिसका प्रयोग इस समय अमीर खुसरो ने किया। और वही मानक हिंदी, आज की खड़ी बोली हिंदी जिसको हम कहते हैं, बाद में वो थोड़ा सा उसको संस्कृताइज किया, बहुत अधिक क्लिष्ट करके उसको रूप दिया गया, लेकिन जो सामान्य भाषा के रूप में हिंदवी थी, आज की हिंदी, बोलचाल की हिंदी जो है, उसी हिंदवी का ही विस्तार है, जो एक तरह से उर्दू और हिंदी का मिश्रण है। अब तो उर्दू क्या, उसमें अंग्रेजी या दूसरी तमाम तुर्की या दूसरे जो भी जातियाँ आई, जो भी भाषाएं आई भारत की इस विशाल देश में, उन लोगों के भाषा का साहित्य, उन लोगों की भाषा के शब्दावली से हिंदी हमारी निर्मित हुई और वो बोलचाल की हिंदी बनती चली। इसी हिंदी के वकालत महात्मा गांधी ने भी की थी, हिंदुस्तानी के हिंदी। और वो गांधी जी चाहते भी इसीलिए चाहते थे कि यही हमारी राष्ट्रभाषा बने, यही हमारी मुख्य भाषा बने, लेकिन वही कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा इधर के या उधर के उन लोगों ने इसमें जबकि मैंने कहा कि शुरू में अरब यात्री जब यहाँ आए थे तो हिंद और सिंध को वो अलग अलग देश मानते थे। क्योंकि अरबों के आने के बाद ही ये हिंद शब्द सामने आया था
वो कश्मीर की तराई से लेकर सिंध नदी के किनारे तक का जो क्षेत्र है उसको सिंध कहते थे, और गुजरात से लेकर के जो भीतरी प्रदेश है आज का, गुजरात से लेकर के इधर का जो प्रदेश है उसको वो हिंद कहते थे। तो हिंद और सिंध अलग अलग थे। बहुत से लोग ब्रह्मशैली कहते हैं कि असल में जो सिंध का ही हिंद जो है वो सौ का उच्चारण नहीं कर सकते थे, इसलिए हिंद का शब्द बन गया। दरअसल अरब लोग इनको दोनों क्षेत्रों को, सिंधु पार के क्षेत्र को सिंध और सिंधुवार के क्षेत्र को हिंद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये बहुत विशाल क्षेत्र है ये, और बल्कि यूँ कहा जाए कि एक महादेश है हिंदी क्षेत्र। और आज तो इसमें तमाम भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। और ये बड़ा, जब मैं विदेश में था तो वहाँ पर अमूमन मेरे विद्यार्थी पूछते थे, वहाँ पर विदेशी विद्यार्थी, कि आप तुलसीदास की अवधि को या सूरदास की ब्रजभाषा को हिंदी क्यों कहते हैं? वो तो ब्रजभाषा है, वो तो अवधि है, उसको तो आप अनुवाद करके हमें पढ़ना पड़ता है। तो आज जो हिंदी आप बोल रहे हैं उसमें तो वो नहीं लिखा हुआ है, उसमें तो वो नहीं लिखी हुई है। तब उन्होंने समझाना पड़ता था कि हिंदी प्रदेश की अनेक उपभाषाएँ हैं, उन उपभाषाओं की अनेक बोलियाँ हैं, और उन सब का जातीय चरित्र जो है, उत्तर भारत की सभी भाषाओं का जातीय चरित्र एक है, और उन्हीं से हिंदी, उनमें से हिंदी जो है, हिंदी भाषा का चरित्र जो है वो मुख्य चरित्र है। और बोलचाल की भाषा के रूप में वो हिंदी जो है वो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक बिना किसी भेदभाव के, राजनीतिक कारणों से भले ही लड़ाई की जाती हो, झगड़ा किया जाता हो, आज भी ये हालत है कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ही, वो हिंदी जो पंडितों की हिंदी या क्लिष्ट हिंदी नहीं है, वो तो आम बोलचाल की, जिसको गांधी जी जिसको हिंदुस्तानी कहते थे, और जिसमें लगातार शब्द आकर के मिलते चले जा रहे हैं। अंग्रेज आए, अंग्रेजों की संस्कृति आई, अंग्रेजी के शब्द आए। आज प्लीज शब्द को सभी लोग प्लीज ही कहते हैं, और कोई ये नहीं कहता है उसको, सर शब्द का प्रयोग है, सर ही कहते हैं। महाशय कोई नहीं कहता है, महाशय बल्कि विदेशी शब्द लगता है हमको। सर शब्द आत्मीय लगता है। मैम शब्द अपने अध्यापक के लिए, स्त्री अध्यापक के लिए मैम शब्द का प्रयोग करते हैं, जो हिंदी का ही बन गया है। तो ऐसे तमाम शब्द आए। ये हरमियता बहुत अलग है कि ये तुर्की का शब्द है, ये उर्दू का शब्द है, ये अंग्रेजी का शब्द है, ये फारसी का शब्द है, ये अरबी का शब्द है, ये फलाना शब्द है। तो हिंदी जैसे अंग्रेजी में जो एक अंग्रेजी की विशेषता रही है कि वो विश्व भर की भाषा रही है, पूरे संसार में फैली है। तो उसमें जिस इलाके में भी गई, जिस क्षेत्र में भी गई, वहाँ की भाषा के शब्द, सरल शब्द और ऐसे पहचान के शब्द जो कि जिनका उस रूप में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता था, उनको जो का जो अपनाया। तो बाद में कुछ ये हमारे अनुवादकों ने या पारिभाषिक शब्दावली आयोग ने कुछ ये गड़बड़ी यूँ की कि उन्होंने कहा कि नहीं, वैज्ञानिक शब्दावली अलग होगी, तकनीकी शब्दावली अलग होगी। इसमें क्या अर्थ था कि हम साइंस के शब्दों को, विज्ञान के जो प्रचलित शब्द हैं, उनको हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते, आज भी करते ही हैं हम लोग। लेकिन यह है कि वो कुछ कट्टरपंथी किस्म के लोग हैं, नहीं भाई वो तो पारिभाषिक शब्दावली में तो ये नहीं लिखा गया है, वो हमारा एक्सटेंशन कॉल हो जाएगा, हम तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ये गलत धारणा ये अध्यापकों के लिए तो ये सोचने की ज़रूरत है कि हिंदी जो इस देश की संपर्क भाषा शुरुआत से लेकर, प्रारंभ से लेकर के, जब देखिए संस्कृत को शुद्ध भाषा या प्रारंभिक भाषा कहा जाता है। संस्कृत इस देश के आम लोगों की भाषा कभी नहीं रही। बड़ी गलत फहमी है लोगों के दिमाग में कि संस्कृत जो है आम लोगों की भाषा कभी किसी जमाने में थी। छिटपुर में कुछ गांव आज भी हैं ऐसे, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां सब लोग संस्कृत का प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत पंडितों की भाषा थी, मुख्य पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी।
तो वो जरूर उनकी भाषा थी, लेकिन आम बोलचाल के रूप में आम लोगों की भाषा किसी भी ज़माने में संस्कृत नहीं रही है। और जो ही आम लोगों को संस्कृत में कठिनाई अनुभव हुई, उसी के बाद उसके फिर प्राकृत बनी, उसके बाद अपभ्रंश बनी, उसमें फिर पुरानी हिंदी बनी, उसके बाद फिर ये विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों का या भाषाओं का जन्म हुआ। अवधी है, ब्रज है, वगैरह, मध्य पहाड़ी और कुमाऊनी गढ़वाली वगैरह, ये तमाम जो बने ये सब बाद में बने। तो और हिंदी में की अच्छी बात यह है कि आज हिंदी उन तमाम अपनी क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों को अपने में एब्जॉर्ब कर रही है। अब ये एब्जॉर्ब करना है, या ऐसे वैज्ञानिक कितने शब्द हैं जिनका हम रोज़मर्रा की बातचीतों में प्रयोग करते हैं। अब तो कहानियों में और कविताओं में और मुख्य साहित्यिक निबंधों में भी इनका प्रयोग किया जाना है। जो लोग ये समझते हैं कि साहित्यिक निबंध तो केवल शुद्ध हिंदी में ही लिखा जा सकता है, वो एक गलत धारणा है। आने वाला समय देखिए, इंटरनेट की भाषा जो नई भाषा बन रही है, फेसबुक भाषा जो नई बन रही है, हमारे बिल्कुल एक नया भाषा का तेवर जो आया है, जो हमारी लोकप्रिय भाषा की भाषा है, वही हमारी मुख्य धारा की हिंदी होने वाली है। और कोई आश्चर्य नहीं, बहुत से लोग नाटकों से बोलते हैं मेरी इस बात को। मैं तो करीब 10 साल 20-25 साल पहले इंडिया टुडे ने एक विशेषांक निकाला था, पहला भाषिका। उसमें एक आयोजन भाषाओं को लेकर के एक मुख्य चर्चा आयोजित की थी, जिसका संयोजन मैंने किया था। पुष्पा अशोक काटनी थे और ये विष्णु साहनी थे, मृणाल पांडे थे, और दूसरे तमाम लोग थे, प्रमुख बुद्धिजीवी लोग थे। उन लोगों ने इस बात को उठाया था। उसमें मैंने इंग्लिश शब्द का प्रयोग मैंने पहली बार किया था। एक नई इंग्लिश बन रही है हमारे। आज तो इंग्लिश शब्द बहुत कम आम प्रचलन में आ गया है, और उसमें कहा था मैंने कि यही इंग्लिश हमारे आने वाले समय की मुख्य भाषा, मुख्य हिंदी बनने वाली है। जैसे शुरू में जब कट्टरपंथी भाषी लोगों के सामने जब उर्दू आई होगी या जो स्थानीय बोली में लिखा गया होगा, क्यों ये तुलसीदास ने जब अपनी भाषा में, हिंदी में या भाषा में अपनी अवधि में लिखा, तो तमाम पंडितों ने उनका विरोध किया, उनकी रामचरितमानस जला दी। लोग कहते हैं कि उनके 3 बार लिखना पड़ा उनको रामचरितमानस को तुलसीदास। उन्होंने कहा कि ये इसको हम भाषा मानते ही नहीं। हालांकि उसके शुरू वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम, उसका जो प्रारंभिक श्लोक है वो संस्कृत में ही है, क्योंकि उस जमाने माना जाता था कि आप संस्कृत के बिना तो संभव ही नहीं है। लेकिन पूरी अवधि में जो है, और वो इतना प्रचलित है कि भारतीय लोगों के कंठ में बसी हुई वो रचना है। तो मेरा मतलब है कि कट्टरपंथियों के द्वारा जो तुलसी को ही नहीं बरसा गया, जो कि इस समय आप आज ये सुनते ही अजीब सा लगता है कि कट्टरपंथियों ने इसको जो किया है, यानी इसका विरोध किया होगा। तो आज तो ये बात खैर अब धीरे धीरे मीडिया के आने से एक नई भाषा बन रही है, उसके माध्यम से। उसमें बहुत बड़ा हाथ है मीडिया का, बहुत बड़ा हाथ है उसमें इंटरनेट का, बहुत बड़ा हाथ है। अब तो बहुत से लोग इनसे कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। टू लिखना है, दो लिखना है तो वो टू लिखना है तो उसमें वो अंक लिख देते हैं। तो वो शुरू में हमको भी अटपटा लगता था, लेकिन क्या पता, अभी उसे बड़ा जी कह नहीं सकते, लोग उसको स्वीकार नहीं करते। आने आज से 10-15 साल बाद हो सकता है कि हमारी लिपि जो है वो अलग रहेगी। लिपि हिंदी की जो देवनागरी लिपि, जो कि दुनिया की सबसे अधिक प्रामाणिक और सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है, दुनिया में और कोई दूसरी लिपि ऐसी नहीं है। मैं तो वहाँ हंगरी में था, तो हंगेरियन जो है वो संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। उसमें 3 ध्वनियाँ के भी ऐसे इस तरह से।
ई को भी 3 तरह से कहा जाता है और 3 लिपियाँ हैं इसमें। जैसे हमारे यहाँ तो कौवा लिखना है तो कौवा आपको कौ में औ की मात्रा लगा के लिखना पड़ेगा, तो दरअसल वो तो कौवा होगा, या बैल लिखना होगा तो बैल होगा, वो है ना, बौ में आई की मात्रा लगा के, फिर तो बैल तो नहीं है, वो बैल होगा, लेकिन हम अभ्यास पर उसको बैल पढ़ते हैं। लेकिन हंगेरियन में वो स्पष्ट है कि वो ए के लिए कौन सी लिपि होगी, ए के लिए कौन सी लिपि होगी, ओ के लिए कौन सी लिपि होगी, औ के लिए कौन सी लिपि होगी, वगैरह वगैरह। तो इस देवनागरी लिपि इतनी वैज्ञानिक देवनागरी लिपि के होते हुए भी आज हालत यह है कि सारे फिल्मी जो स्क्रिप्ट बनती हैं, फिल्मों की सारी स्क्रिप्ट जो हैं वो रोमन में लिखी जाती है। वहाँ कोई भी वो हिंदी पढ़ ही नहीं सकता है, वहाँ कोई अभिनेता कोई अभिनेत्री वो हिंदी बल्कि उनका आक्षेप भी लगता है आप हिंदी के स्टार हो और हिंदी के इतने बड़े हो और आप स्क्रिप्ट जो अंग्रेजी में रोमन में लिखी भी पढ़ रहे हो। हालांकि वो भी कैसे पढ़ते होंगे मैंने समझ लिया है, अब उसमें AUR को और लिखा होगा या और या ऐसे ही BAIL को वो बैल कैसे पढ़ते होंगे उनका भगवान जाने। लेकिन मेरा कहने का मतलब है इतनी वैज्ञानिक लिपि के होते हुए भी हमने वैज्ञानिक लिपि के स्वरूप को लोकप्रिय लोगों ने उसको छोड़ दिया। अब कैसे वो आएगी मुख्य धारा की, कैसे वो उसको मुख्य धारा में आएगा, हम अपने बच्चों को कैसे उसके लिए आकृष्ट करेंगे। और देखिए अंक तो खत्म हो गए हैं, वो 1 2 3 4 5 6 17 18 हमारे 59 क्या होता है करके ये हमारे बच्चे ही खुद ही पूछते हैं 59 किसको कहते हैं। आदि लोग को तो समझ में नहीं आता होगा कई लोगों को। तो ये हो गया है, ये परेशानियाँ तो सबके सामने हमारे सामने है ही। इसका समाधान भी निकालना है क्योंकि हम जो हिंदी क्षेत्र के सोचने समझने वाले लोग हैं उसमें बहुत अधिक पंडिताऊ, बहुत अधिक कहना चाहिए कि शुद्धतावादी बन करके काम नहीं चलेगा। अधिकांश लोग न्यूज़, अब तो न्यूज़ पढ़ने वाले 59 ही कहते हैं, 59 बहुत कम लोग कहते हैं, नहीं तो ज़्यादातर या उसके अंग्रेजी के ही रूप में प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा सा ज़रूर इधर ये अपना NDTV के जो एंकर रवीश कुमार के प्रयत्नों से बहुत परिवर्तन आया, बहुत उन्होंने हिंदी को एक नए तरीके से पढ़ने की कोशिश की और बड़ा उसका प्रयास किया, बड़ी मेहनत भी की, इसलिए उन्हें मैग्सेसे से मिला इस काम के लिए। लेकिन ऐसे लोग कितने हैं, रवीश कुमार को कहाँ करके तो अच्छा काम करने वालों के लिए बड़ा मुश्किल। लेकिन तो भी देखिए आने वाला समय तो ऐसे ही लोगों का है, कितना ही हटाइए आप उनको, कितना ही आप हाशिए पर ढकेल दीजिए, जो जनता चाहेगी, जो जनसामान्य चाहेगा, जिसको बोलने में सुख अनुभव होगा, जिसको हमारे यहाँ हिंदी में व्याकरण में मुख सुख कहते हैं, बोलने में होगा उसी को उसी का विरोध होगा। म्यूनिसपैलिटी कोई नहीं कहता, कोई बल्कि वो एक बार मजाक में कहीं मेरे साथ ही हुआ था, सब लोग म्यूनिसपैलिटी ही कहते हैं। या लखनऊ, वहाँ के पश्चिम के लोग लखनऊ नहीं कहते, लखनऊ कहते हैं, क्योंकि वो जुबान पर चढ़ा हुआ है। एक बार वहाँ सचिवालय में मैं जा रहा था, वहाँ मुझे काम था सचिवालय में, तो मैंने कहा कि उससे रिक्शा वाले ने कहा कि सचिवालय से, तो उसने कहा कि वहाँ चलना है सर, वो हमारा राय जो तो है तो बगल में ही था, मैं हजरतगंज से बैठा था उसमें, तो बोले आपने क्या कहा था? मैंने कहा सचिवालय कहा था, फिर मैंने कहा सेक्रेटेरिएट कहा। अरे पहले ही हिंदी में बता दिया होता, कहाँ मैं पहले, वो तो बगल में है, वही बताया आप कहाँ यानी क्या शब्द बोलते रहे। तो उन दिनों सचिवालय शब्द नहीं प्रचलित था, अब तो सचिवालय शब्द काफ़ी प्रचलित हो गया है, उन्होंने सेक्रेटेरिएट ही कहा जाता है। तो मेरे ख्याल में जो जबान पर अंग्रेजी शब्द चढ़े होते हैं, जो फारसी के शब्द चढ़े होते हैं, जो उर्दू के शब्द चढ़े होते हैं, वही मान्य होते हैं और जनता के बीच तो वही शब्द प्रचलित हैं। तो खैर
फिर थोड़ा मैं भटक जाऊँगा, इसलिए मुख्य रूप से मैं फिर वहीं पर आता हूँ। हाँ, तो मेरा विषय था, जब मैंने रिसर्च शुरू किया था, कि प्रेमचंद पूर्व के कथाकार और उनका युग मुझे दिया गया। तो मुझसे भैरव प्रसाद गुप्त जी मिले थे।